दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, दुनिया में जब जब लोहे की बात होगी तो जिक्र सबसे पहले चाइना का ही होगा। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, वेदर यू लव इट और हेट इट बट यू कांट इग्नोर इट। चाइना को आप विख्यात कहें, कुख्यात कहें, लेकिन इसके कारनामों को आप नज़रअंदाज कतई नहीं कर सकते। और बात जब लोहे की हो रही हो तो बिल्कुल भी नहीं। इसकी विशाल उत्पादन क्षमता का अंदाज आप इसी से लगा सकते हैं कि दुनिया भर के कुल स्टील प्रोडक्शन का 56% सिर्फ चाइना में ही बनता है। और बात सिर्फ टॉप 2 की करें तो चाइना का स्टील प्रोडक्शन अपने सबसे नज़दीकी प्रतिद्वंदी यानी भारत के मुकाबले तकरीबन 10 गुना से भी ज़्यादा है। इतनी विशालकाय कैपेसिटी वाला देश इस वैश्वीकरण के दौर में दुनिया के किसी भी बाजार को झकझोरने की क्षमता रखता है। फिर लोहे में दौर चाहे मंदी का रहा हो या तेजी का, दोनों ही परिस्थितियों में जिम्मेदार चाइना ही रहा है। अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए एक एक करके कुछ आंकड़े आपके समक्ष रखूंगा, जरा ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। लेकिन शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह मेरा आप सभी से निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लोहे की बात लोहे वालों तक जरूर पहुंचाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात शुरू करता हूं 2009 से। 2009 इसलिए क्योंकि जब विश्व 2008 की मंदी से उभरने की कोशिश कर रहा था तो चाइना का स्टील प्रोडक्शन और कंजम्पशन एकदम बैलेंस्ड सिचुएशन में थे। प्रोडक्शन था 577 मिलियन टन और कंजम्पशन था 576 मिलियन टन, यानी कि करीब करीब बराबर। इस वर्ष में चाइना का स्टील एक्सपोर्ट था 23 मिलियन टन और इंपोर्ट था 22 मिलियन टन, यानी कि वो भी तकरीबन बराबर। यानी कि कुल मिला के किसी भी देश के लिए एक आदर्श स्थिति। लेकिन इसके बाद जिस रफ्तार से चाइना में स्टील प्रोडक्शन बढ़ा, उसने दुनिया के तमाम स्टील बाजारों में खेला कर दिया। ऐसा नहीं है कि इस दौरान चाइना में स्टील की खपत नहीं बढ़ी, लेकिन उसका उत्पादन घरेलू खपत से कहीं और अधिक बढ़ा, जिस कारण चाइना का स्टील सरप्लस बढ़ा और नतीजतन उसका स्टील एक्सपोर्ट साल दर साल बढ़ता ही चला गया। चाइना ने एशिया, यूरोप और अमेरिका में बेहद सस्ते दामों पर स्टील देना शुरू कर दिया, या यूँ कहें फेंकना शुरू कर दिया। पड़ोसी मुल्क होने के नाते भारत में इसका प्रभाव काफ़ी अधिक रहा। 2014 से 2017 तक भारत सहित दुनिया के अधिकांश देशों ने चाइना से स्टील आयात को रोकने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगा दी थीं, लेकिन फिर भी चाइना से स्टील इनफ्लो रोके नहीं रुक रहा था। यह वह दौर था जब भारत में बायर्स मार्केट कही जा सकती थी। स्टील रेट्स प्रेशर में थे, स्टील मेकर्स भारी कर्ज में डूबे थे, लेकिन इस स्थिति में एक इंडस्ट्री खुश थी, वो थी स्टील कंज्यूमिंग इंडस्ट्री। छोटे और मंझले उद्योगों के लिए लोहा खरीदने के कई विकल्प मौजूद थे। खैर, बदलाव प्रकृति का नियम है। इस बदलाव की शुरुआत हुई 2016 में। 2016 के शुरुआती दौर में ही चाइना ने भविष्य में अपने यहाँ स्टील उत्पादन कम करने की बात कही। वर्ष 2020 तक, यानी कि अगले 5 वर्षों में स्टील का उत्पादन 150 मिलियन टन कम करने का संकल्प लिया गया। इस संकल्प के साथ हालांकि स्टील प्रोडक्शन कम तो नहीं हुआ, लेकिन प्रोडक्शन के ग्रोथ की रफ्तार जरूर धीमी पड़ने लगी। इन वर्षों में चाइना की घरेलू मांग तो बढ़ती रही, लेकिन सरकार के निरंतर दबाव के कारण उसके उत्पादन में वृद्धि की रफ्तार घटती रही। लिहाजा चाइना के पास सरप्लस स्टील कम होता चला गया। इस ग्राफ पर आप नज़र डालेंगे तो पाएंगे कि किस तरह बीते 5 वर्षों में चाइना का स्टील एक्सपोर्ट कम होता चला गया। 2015 में यह आंकड़ा 110 मिलियन टन का था, वह 2020 में केवल 53 मिलियन टन रह गया, यानी कि आधे से भी कम। न सिर्फ चाइना का एक्सपोर्ट आधा रह गया, बल्कि यदि आप इसके स्टील इंपोर्ट पर नज़र डालें तो पाएंगे जहां 2015 में इंपोर्ट मात्र 13 मिलियन टन था, वो 2020 के खात्मे तक 38 मिलियन टन से भी ऊपर निकल गया, यानी कि सीधा 3 गुना वृद्धि। जहां एक और चाइना में यह घटनाक्रम चल रहा था, वहीं भारत में भी लोहे वालों के लिए समय का पहिया पूरा 180 डिग्री तक घूमा। 2016 से 2021 के बीच भारत में एनसीएलटी के जरिए स्टील इंडस्ट्री में ज़बरदस्त कंसोलिडेशन हुआ। इस विषय पर मैंने एपिसोड 12 के तहत एक विस्तृत वीडियो बनाया था। जिन्होंने नहीं देखा वो इस वीडियो को अवश्य देखें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंसोलिडेशन से न सिर्फ बड़े स्टील मैन्युफैक्चरर्स की ताकत बढ़ी, बल्कि चाइना का घटनाक्रम उनके लिए सोने पे सुहागा सिद्ध हुआ। जहां एक और भारत का आयात
2015-16 में 11 मिलियन टन से घटकर 2020-21 में मात्र 5 टन रह गया। वहीं इसका निर्यात जो कि 2015-16 में करीब 4 मिलियन टन था, वो 2020-21 में तकरीबन 11 मिलियन टन तक जा पहुंचा। चालू वित्त वर्ष में आयात का आंकड़ा 4 मिलियन टन तक गिरने और निर्यात 14 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है। इससे हुआ यह कि भारत में स्टील की डिमांड कोई बहुत ज़्यादा न बढ़ने के बावजूद स्टील कंपनियां रेट बढ़ाती चली गईं और 2021 के आगमन तक घरेलू मांग पर लोहे के रेटों की निर्भरता मानो खत्म ही हो गई। और जब हमारे रेट अपनी स्टील पॉलिसी पर निर्भर न होकर किसी दूसरे देश की स्टील पॉलिसी पर निर्भर करने लगे तो यकीनन यह एक आदर्श स्थिति नहीं कही जा सकती। समय रहते यदि सरकार द्वारा उचित कदम न उठाए गए तो आने वाला वक्त छोटे और मंझले उद्योगों के लिए और भी संकट भरा हो सकता है और इस पर यकीन करने के कई कारण हैं। चाइना ने इस वर्ष अपना स्टील प्रोडक्शन पिछले साल की तुलना में न बढ़ाने का फैसला लिया है, यानी कि वे 0% ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं। 2020 में चाइना का स्टील उत्पादन 1053 मिलियन टन था, यानी कि वो 2021 में भी 1053 मिलियन टन ही टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इस वर्ष के पहले हाफ में ही उनका प्रोडक्शन 560 मिलियन टन का आंकड़ा पार कर चुका है। और यदि चाइना को 0% ग्रोथ रखनी है तो उसे सेकेंड हाफ में अपना प्रोडक्शन 493 मिलियन टन तक सीमित करना होगा, यानी कि 11% तक की कटौती करनी होगी। यदि टनेज में बात करूं तो यह कटौती 59 मिलियन टन तक की हो सकती है। 59 मिलियन टन एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है। इतनी भारी कटौती के चलते इस वर्ष के अंत तक चाइना नेट इंपोर्टर ऑफ स्टील भी हो सकता है। अपने निर्यात को घटाने और आयात को बढ़ाने के लिए चाइना ने 1 अगस्त से 23 विभिन्न स्टील प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर मिलने वाला रिबेट समाप्त कर दिया है। पिग आयरन पर एक्सपोर्ट टैक्स 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया है और फेरोक्रोम पर एक्सपोर्ट टैक्स 20% से बढ़ाकर 40% कर दिया है। इससे पहले आपको याद होगा कि इसी वर्ष 1 मई से चाइना ने अपने स्टील इंपोर्ट पर ड्यूटी भी कम कर दी थी और स्टील स्क्रैप पर इंपोर्ट ड्यूटी पूरी तरह से खत्म ही कर दी थी। अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में यह सब बदलाव लाकर चाइना अपने यहाँ प्रोडक्शन में कटौती करने के बावजूद अपनी घरेलू मांग की आपूर्ति उचित दामों पर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देता है। वहीं चाइनीज स्टील पॉलिसी की वजह से हमारे स्टील मैन्युफैक्चरर्स के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनती दिख रही हैं। और तो और विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को भी भारत सरकार ने निजी हाथों में सौंपने का फैसला ले लिया है, यानी कि पहले जो सरकारी व निजी प्रोड्यूसर्स आपस में compete करते थे वो कंपटीशन भी अब खत्म। तो यदि आप स्टील कंज्यूमर हैं या फिर छोटे व मंझले उद्योग हैं तो कम से कम इस कैलेंडर ईयर में यानी दिसंबर तक तो किसी राहत की उम्मीद ना ही रखें। एलॉय स्टील प्रोड्यूसर्स ने पहले क्वार्टर में 6,000 रुपये प्राइस इंक्रीज लेने के बाद सेकंड क्वार्टर के लिए भी 7,000 से 7,500 रुपये तक की इंक्रीज की मांग की है। देखते हैं क्या बनता है। धन्यवाद।